हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बच्चों, हमने लास्ट क्लास जो है हमने क्या शुरू किया था, एनपीओ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे थे। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कल सीखा, लास्ट क्लास में सीखा। और उसके अंदर हमने क्या क्या कुछ एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना सीखा कि अगर कोई एडजस्टमेंट आ जाती है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैसे डील करते हैं। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है एनपीओ, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं क्या, इसका सिर्फ और सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लो। उसके बाद तो सब कुछ कॉपी पेस्ट करना होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सारी की सारी बैलेंस शीट्स को भी बनाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए। तो गाइस, इलिस्ट्रेशन नंबर बुक निकाल लीजिए। आप सब बुक का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन बार बार नहीं दिखा पाता हूँ। तो बुक ज़रूर निकाल लीजिए। कह रहा है कि इलिस्ट्रेशन नंबर 30 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डिफेंस क्लब। बेटा देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, ठीक है। उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, क्या दे रखा है, डिफेंस क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपको उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 2020 का, और बैलेंस शीट भी बनानी है आपको करंट डेट की, यानी कि 2020 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर और आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें गिवन है। उसके अंदर सब्सक्रिप्शन हमें दिख गया सबसे पहले, जो काफ़ी इजी वाला सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद कह रहा था क्लब हैज़ 50 मेंबर्स वाला जो सब्सक्रिप्शन आता है, मैंने आपको जब मैं सब्सक्रिप्शन सिखा रहा था तब समझाया था कि बेटा ये जो मेंबर्स वाला सब्सक्रिप्शन आएगा ये सबसे आसान वाला सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड लेस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करके सीधा मेंबर्स के बारे में बता देते हैं। मतलब कि हमारी ईयरली इनकम कितनी है सब्सक्रिप्शन से, कि मेंबर्स 50 हैं तो वो कितनी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ये किसी भी एनजीओ की ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है, मतलब करंट ईयर की हर साल की जो सब्सक्रिप्शन की इनकम है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, 25,000 इंटू 50, ये टोटल आ जाएगी हमारी करंट ईयर की इनकम। इसको आगे और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें सैलरी के बारे में बोल रहा है। फिर उसके बाद हमें बोल रहा है कि हमने बिल्डिंग 1 अप्रैल 2019 में हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इसके बारे में भी, और लेगेसी डोनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा तमीज़ से अकाउंट्स बनाने हैं, क्लियर है। तो आपने सबसे पहले क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्लियर है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा करंट ईयर की 31 मार्च 2020। अब उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे इलिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं कौन सी, 30। अब यहाँ पे सबसे पहले बेटा, जब भी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है। पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, बाद में बाकी के काम। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले एडजस्टमेंट वही ले लेते हैं कि भैया क्लब है, क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्लब के पास जो है वो 50 मेंबर्स हैं। बुक्स में ध्यान दीजिए सारे। क्लब के पास 50 मेंबर्स हैं और हर कोई जो मेंबर है वो एनुअली सब्सक्रिप्शन 25,000 पे करता है। तो बेटा करंट, और कह रहे हैं आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, प्रीवियस ईयर की बात कह रहे पिछले साल 3 लाख रुपए जो सब्सक्रिप्शन थी वो आउटस्टैंडिंग थी। मतलब हमारा कोई मेंबर होगा, उसने पिछले साल हमें 3 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के पे नहीं किए। अब यहाँ से ध्यान हटा के यहाँ पर लेकर आओ। मैंने आपको हमेशा से समझाया कि बेटा रिसिप्ट साइड के अंदर, रिसिप्ट के अंदर जो भी हमें अमाउंट गिवन होता है वो हमें कैश में रिसीव होता है। ये वाला जितना भी अमाउंट है ये सब हमें कैश मिला है, ठीक है। और ये वाला जितना भी अमाउंट है ये हमने कैश दिया है। तो यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट है यहाँ पे 14,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14,50,000 हमें सब्सक्रिप्शन का कैश में अमाउंट मिला है। तो अगर आप देखें तो इस 14,50,000 के अंदर 2,50,000 प्रीवियस ईयर का है, 10 लाख करंट ईयर का कैश है, और 2 लाख नेक्स्ट एडवांस ईयर का हमें कैश दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन की, तो देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे पास जो मेंबर्स हैं, वो कह रहा है कि हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो थे कितने, 50 मेंबर्स थे। हर कोई 25,000 रुपये पे करेगा। तो हर एक मेंबर जो है वो पे करेगा हमें
12,50,000 रुपीज़। 12,50,000 रुपये किसी भी एनजीओ की एनुअल इनकम है ये, ठीक है। 12,50,000 रुपये आनी ही आनी है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें क्वेश्चन में, तो 12,50,000 रुपये में से हमें कैश जो मिला है वो मिला है सिर्फ और सिर्फ कितना, 10 लाख रुपये, ये कैश में मिला है। तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे रुपीज़ 10 लाख। ये हमें सब्सक्रिप्शन जो है ये रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर की है ये। तो हमें 10 लाख रुपए कैश मिला है, कितना नहीं मिला, 2.5 लाख रुपए नहीं मिला। तो डेट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने निकाल लिया कि 2.5 लाख, कह रहे हैं सही है 12.5 लाख मिलना था, जिसमें से सिर्फ 10 लाख कैश मिला, 2.5 लाख करंट ईयर का क्या है हमारा स्टिल आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। लेकिन इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इस चीज़ को अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा आसान है ये चीज़। एडजस्टमेंट है, पहले हमेशा याद रखें डबल इफेक्ट्स तो होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी इनकम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, प्रॉपर लिखेंगे, और वो है कितनी जो कैश में मिली है। वैसे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा कर दो। कितने मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स हैं, हर कोई कितना पे करेगा, 25,000 रुपीज़। तो टोटल जो आने वाला है फार्म के पास वो आने वाला है 12,50,000 रुपीज़। सर आपने तो इसमें कुछ एडलेस किया ही नहीं, मैंने क्या कहा था मैम, एडलेस बेटा हम उन अमाउंट में एडलेस करते हैं जिसमें हमें ये मतलब सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हमें मिलता है उसमें हमें ये पता ही ना हो कि उस अमाउंट के अंदर प्रीवियस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना है, एडवांस ईयर का कितना है, हम उस वाले अमाउंट में ऐड लेस करते थे। अब इसके अंदर हमें साफ साफ तो दे रखा है कि भैया 50 मेंबर है, 25,000 हर कोई पे करेगा, तो हमारी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन से इनकम होगी वो 12.5 लाख होगी करंट ईयर की। तो अब अगला पिछला उसमें कुछ इंक्लूड ही नहीं है, तो उसमें माइनस क्यों करना, जब तक इंक्लूड होगा तभी माइनस होगा, अगर इंक्लूड नहीं होगा तो आपको माइनस नहीं करना, बस ये याद रखें। तो करंट ईयर की इनकम हमारी 12.5 लाख रुपए बनती है। सीधी सी बात है बेटा, एडजस्टमेंट है, डबल इफ़ेक्ट्स तो होंगे। तो अब बात करते हैं डबल इफ़ेक्ट्स की। तो पहला इफ़ेक्ट हमने यहाँ शो कर दिया, बाकी के इफ़ेक्ट्स कहाँ पे आते हैं बच्चों, बाकी के इफ़ेक्ट्स आते हैं बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे मैंने 2 बैलेंस शीट बनाई है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के अंदर 2 बैलेंस शीट बनाई है, और ये कौन कौन से डेट की बैलेंस शीट है मैं डेट लिख देता हूँ। एक बैलेंस शीट है करंट ईयर की 30 मार्च 31, 2020, और एक बैलेंस शीट है एज पर नहीं है, एज एट है, ये एज एट होगा ये, तो एज एट 31 मार्च 2019। सर 2 बैलेंस शीट क्यों, देखो बेटा एनपीओ के अंदर 2 बैलेंस शीट इसलिए बनती हैं क्योंकि उसके अंदर हमें कैपिटल गिवन नहीं होता, उसके मतलब क्वेश्चन के अंदर। अब अभी ये जो हमने क्वेश्चन किया आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, मैंने पढ़वा भी दिया है कि उसमें कहीं पर भी हमें कैपिटल गिवन नहीं है। तो कैपिटल गिवन नहीं होती, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट के अंदर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को बनाते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट को हम बनाते हैं किसके अंदर, वर्किंग नोट के अंदर। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से हम क्या निकालते हैं, कैपिटल। कैसे निकालते हैं, कैपिटल निकालने का बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। हम सिंपल क्या करते हैं, एसेट्स को हम एसेट में से माइनस कर देते हैं लायबिलिटीज़ को, हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल। एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं हम, लायबिलिटी को, हमें क्या मिल जाता है बच्चों, कैपिटल। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाई है क्योंकि हम एसेट यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर की, लायबिलिटी को यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर का, एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कैपिटल। लेकिन यहाँ पे कैपिटल नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। सर ये कैपिटल फंड क्या होता है, बेटा देखो कैपिटल फंड भी कैपिटल ही माना जाता है, लेकिन एनपीओ के अंदर जो पैसा कैपिटल जो लगाई जाती है, जो इन्वेस्ट पैसा किया जाता है, वो ज़्यादातर फंडिंग का होता है। मेंबर्स मिलते हैं ना, फंडिंग देते हैं कि भैया 10 मेंबर मिल गए, सोसाइटीज़ मिल गई, हर किसी ने 50-50 हज़ार रुपये डाले हैं, तो वो एक तरह से फंडिंग होती है, क्योंकि एनपीओ जो होता है वो फंडिंग से चलता है। तो इसलिए एनपीओ के अंदर जो कैपिटल है उसको कैपिटल फंड बुलाया जाता है। नॉर्मल कैपिटल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो वहाँ पर कैपिटल को किस नाम से लिखोगे, एनपीओ में कैपिटल फंड के नाम से। तो हम क्या करते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल फंड, वो आगे आपको समझाएंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन के अंदर और क्या कह रहा है। अब हाँ, एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो एडजस्टमेंट में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा था। मैंने आपको पहले से ही समझा रखा है कि बेटा जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाता है, मतलब करंट ईयर की जो एसेट्स होती हैं वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाती हैं, और जो प्रीवियस ईयर की एसेट्स होती हैं वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाती हैं। सेम फॉर लायबिलिटीज़,
करंट ईयर की लायबिलिटीज़ करंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज़ प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगी ही जाएंगी, कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात करूँ तो मेरा जो करंट ईयर है 2020, उसमें अभी भी स्टिल 2.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। सर ये कैसे पता आपको? मैंने आपको अभी वर्क निकाल के दिखाया था रफ में कि 12.5 लाख तो मिलना था, 10 लाख कैश में मिला, 2.5 लाख अभी भी करंट ईयर का हमें नहीं मिला, तो करंट ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट ख़त्म नहीं हुई है, कह रहे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 March 2019 वर टू बी एक्सटेंड टू ₹3 लाख। कह रहा है कि भैया पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो 3 लाख थी। अब 3 लाख में से करंट ईयर में कितना मिल गया, ऊपर देखो 50,000 ही कैश रिसीव्ड है 18-19 का 2020 में। 2020 में प्रीवियस ईयर का पैसा मिला, लेकिन कितना मिला, 2.5 लाख। था कितना आउटस्टैंडिंग, 3 लाख। भैया 3 लाख में से अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख मिल रहा है, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 50,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 2019 यहाँ पे हम कितना लिखेंगे बच्चों, 50,000। अब बच्चे यहाँ पे सवाल क्या उठा कि बेटा ये तो एडजस्टमेंट है सर, डबल इफेक्ट क्यों नहीं हुए? हुए ना, मैंने क्या कहा था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा ₹3 लाख। यहाँ पे 50,000 मत लिख देना, गलती हो जाएगी बेवकूफ़ों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो 3 लाख रुपए देने थे। प्रीवियस ईयर में मेंबर ने 3 लाख रुपए देने थे, तो प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुई वो कितनी हुई, 3 लाख। अब 3 लाख में से इस साल वो 2.5 लाख रुपए दे चुका है, कितने नहीं दिए, 50,000। तो करंट ईयर में भी पिछले साल के अभी कितने बचे हैं, 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 लाख। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तुम्हें पता है इसको टिक कर लेना है, टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 31 मार्च सैलरी इज आउटस्टैंडिंग 1 लाख। कह रहे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1 लाख। सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, तो हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, देना है अभी। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे हमने जो करंट ईयर में 2020 में जो सैलरीज हमने लोगों को बांटी हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बांटी हैं, कह रहे 3 लाख रुपए जो उसके अंदर थे वो प्रीवियस ईयर के थे। बताओ यार, सैलरी देना हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और करंट ईयर में अगर आप सैलरी बांट रहे हो और उसमें आपने पिछले ईयर की सैलरी दे दी, तो क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाना चाहिए? नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वही सेम कहानी चलती है, एक्सपेंसेस के साथ, इनकम के साथ, सबके साथ। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होता है और करंट ईयर का ऐड। तो पहले आप ज़रा अपनी पेमेंट साइड पे देखिए क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा टू सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट आपको गिवन होगा वहाँ पे। तो सैलरीज आपको दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर ₹14 लाख, और उसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दीजिए, और करंट ईयर का जो बेटा हमारा आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, ₹1 लाख। 1 लाख तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, फिर इसमें से लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग, हाँ, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए आ गई है हमारी करंट ईयर की सैलरी। जो हमारी करंट ईयर की सैलरी है वो है 12 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट में भैया डबल इफेक्ट होंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट होंगे बैलेंस शीट में। अगर हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर में 3 लाख थी। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में कितना, ₹1 लाख। ख़त्म। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में कह रहे क्या, कह रहे कि ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ऑन बिल्डिंग। कह रहे 1 अप्रैल 2019 यानी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। कह रहे क्लब के पास बिल्डिंग भी थी, क्लब के पास फर्नीचर भी था, और क्लब के पास बुक्स भी थी। तो भैया एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट तो होंगे, पहले इसका सिंगल इफेक्ट देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर की एसेट्स हैं, तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में ज़रूर शामिल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग भी होगी प्रीवियस ईयर में, हमारे पास प्रीवियस ईयर में फर्नीचर भी होगा, मतलब है सॉरी, और बुक्स भी हैं। तो बिल्डिंग जो है प्रीवियस ईयर में वो कितने रुपए की है, वो है 1 करोड़। और जो फर्नीचर है प्रीवियस ईयर में वो है 10 लाख। और जो बुक्स हैं वो भी कितने की हैं, 10 लाख रुपए की बुक्स हैं।
ये तो इसका सिंगल इफेक्ट था। अब ज़रा डबल इफेक्ट को करने से पहले हम ज़रा क्वेश्चन में जांच पड़ताल कर लेते हैं कि भैया हमने कोई एसेट को और ख़रीदा या बेचा तो नहीं है इन तीनों में से। तो पहले रिसिप्ट में देखो, रिसिप्ट में इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे एसेट बेची जाती हैं, तो यहाँ पे एसेट बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी एसेट को बेचा नहीं है। फिर आते हैं पेमेंट साइड में, यहाँ पे एसेट्स को ख़रीदा जाता है। तो पेमेंट में अगर हम देखें तो हमें लास्ट में सिर्फ एक ही एसेट को बढ़ाया है, डेट इज़ बुक्स, और वो भी 5 लाख रुपए की बुक्स हमने और ख़रीदी हैं। उसके अलावा बिल्डिंग फर्नीचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट बुक्स पे पड़ा है, तो उसको यहाँ पे शो कर देते हैं। बुक्स ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस ईयर में रखी हुई थी 10 लाख रुपए की, प्लस हमने और कितने की परचेज़ कर ली, 5 लाख का एडिशन कर लिया, तो टोटल बुक्स हो गई हमारे पास 15 लाख रुपीज़ की। बुक्स के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो बिल्डिंग 1 करोड़ की थी तो 1 करोड़ की ही रहेगी, और फर्नीचर भी 10 लाख का ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए ₹10 लाख। तो ये एडजस्टमेंट के भी हमने डबल इफेक्ट शो कर दिए, ख़त्म। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं लगा एसेट पे, इग्नोर। लेगेसी डोनेशन, अब लेगेसी डोनेशन आपको यहाँ पे ऊपर दे रखी है, और ये नहीं बताया था कि ये जो लेगेसी डोनेशन है ये हमारी जो है लाइक क्या बोलते हैं उसे, जर्नल है या स्पेसिफिक है, कुछ नहीं बताया। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दे दी, और एडजस्टमेंट में क्या कह दिया, कह रहे ये जो लेगेसी डोनेशन है ना, ये जिमनिज़म है, ये जिम, इससे जिम बनाना है आपको। तो ये कि उसने क्या कर दिया बच्चों, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक लेगेसी डोनेशन हमारे लिए एक लायबिलिटी का काम करता है। तो ये जो है लेगेसी डोनेशन, और वो 2 लाख रुपए का आएगा हमारा क्वेश्चन में। क्लियर है? तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट्स, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस ख़त्म। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन में आगे और इलिस्ट्रेशन है तो इसी में हम क्लियर कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। रिसिप्ट वाली चीज़ें जो होती हैं वो लायबिलिटीज़ में जाती हैं और इनकम साइड जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी लायबिलिटी और कौन सी इनकम। जैसे बैलेंस बीडी मतलब एसेट लायबिलिटी में भी जाती है, तो बस इसका रिसिप्ट साइड का जो एक चीज़ है बैलेंस बीडी, ये एसेट में जाता है, क्योंकि रिसिप्ट बिल्कुल कैश की तरह होता है, कैश अकाउंट की तरह होता है। तो यहाँ पे जो ये बैलेंस बीडी दे रखा है ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, ये कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश हमारी एसेट है, तो ओपनिंग कैश का बैलेंस हमेशा कहाँ जाएगा बेटा, ओपनिंग एसेट में, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि वो ओपनिंग वो है कैश का बैलेंस। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश का बैलेंस है ₹3,50,000। मैंने क्या कहा था, ओपनिंग एसेट्स हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग एसेट्स हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो अब यहाँ पे जो रिसिप्ट आगे चलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या देखना है कि कौन सा जो है वो इनकम में जाना है और कौन सा लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, इनकम साइड में। यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन में ही। उसके बाद टू रेंट, हमें रेंट मिला है, इनकम है, रेंट ऑफ हॉल। फिर सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम हुई है, एंटरटेनमेंट किया वहाँ से, उससे हमें प्रॉफिट हुआ, वो लिख दिया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो लिख दिया। लेगेसी डोनेशन लायबिलिटी था, लायबिलिटी में हमने डाल दिया, इसे हमने पहले ही कर चुके, इग्नोर, ये हो गया। अब आती है पेमेंट। पेमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एसेट में जाती हैं और एक्सपेंडिचर में। तो पहले सैलरीज हमारा एक्सपेंडिचर है, डाल दिया, पहले कर चुके थे। जर्नल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर्स। क्लियर है? बैलेंस शीट, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो कैश 2 लाख रुपए, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये वाली इनकम साइड को प्लस किया, यानी क्रेडिट को प्लस किया, उसको डेबिट को उसमें से माइनस कर दिया, यानी खर्चों को माइनस कर दिया। तो जो भी डिफरेंस आएगा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। और एनपीओ में प्रॉफिट और लॉस को क्या बुलाते हैं बच्चों, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस प्रॉफिट, डेफिसिट का मतलब लॉस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें हुआ सरप्लस, हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से 1.5 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी। अब ओपनिंग बैलेंस शीट का फ़ायदा देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर की एसेट्स हैं और ये प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी है, ये सिर्फ एक ही लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सारी एसेट्स को प्लस किया, ठीक है, ये सारी एसेट्स को हमने प्लस किया, उसमें से इस लायबिलिटी को हमने माइनस किया, कैपिटल फंड हमें मिल गया, बैलेंसिंग फिगर माइनस करके हमारा कैपिटल फंड आ गया। अब इस कैपिटल फंड को, जो कि 12 लाख कितना है ये आई थिंक 1,23,50,000,
ठीक है, हमने इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया करंट ईयर की बैलेंस शीट में। देखो ये सारी एसेट्स यहाँ पे हमने पहले से डाल दी थी, सारी लायबिलिटीज़ डाल दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कैपिटल फ़ंड को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, 1,23,50,000। फिर उसके बाद उसमें हमने ये जो सरप्लस था, ये सरप्लस को हमने ऐड कर दिया कैपिटल फ़ंड में, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बेटा कुछ बच्चे कहते हैं सर सरप्लस को ऐड करते हैं तो डेफिसिट को क्या करते हैं, माइनस। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट अगर ऐड होगा कैपिटल में तो लॉस माइनस होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 31। अब ऐसी ही एक और इलिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें भी सिर्फ हम खाली क्या समझेंगे, एडजस्टमेंट, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। मुझे देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 31 में कह रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है यूथ क्लब का, ठीक है, यूथ क्लब का हमें गिवन है। अब उसके बाद हमें कुछ चीज़ें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। अब उससे नीचे हम क्या पढ़ेंगे, उसकी एडजस्टमेंट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है बच्चों, एडजस्टमेंट। तो इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे कि पहली ही एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहे इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 अर्निंग इंटरेस्ट। इसके अंदर भी हमें इनकम एक्सपेंडिचर और वही बनाना है क्या, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 अर्निंग इंटरेस्ट 5% पर एनम। वो कह रहे हैं कि भैया जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ना, इन्वेस्टमेंट वो हमने 1 अक्टूबर को किया। तो इन्वेस्टमेंट देखो पेमेंट साइड में आपको दिखेगी, ये रही 80,000 की। अभी जो 80,000 की इन्वेस्टमेंट एनपीओ ने खरीदी है वो खरीदी है अक्टूबर में। तो भैया अगर अक्टूबर में खरीदी, अकाउंट्स कब क्लोज हो जाते हैं, 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम, मतलब पूरे साल का मिलेगा। लेकिन हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो पूरे साल तो की नहीं, हमने कहाँ से कहाँ तक की है, अक्टूबर से लेकर वो कहाँ तक यूज़ होगी, 31 मार्च तक। तो हमें जो इंटरेस्ट भी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, अक्टूबर से 31 मार्च का। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तो 80,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जिसके ऊपर 5% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितने मंथ्स का मिलेगा, 6/12। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो ये भी हमारा कितना हुआ, ₹2,000। तो अब इंटरेस्ट अगर मिला होगा बच्चों तो ये हमें कैश में मिला होगा, सीधी सी बात है। तो कैश में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं एनपीओ को, एनपीओ उसको कहाँ शो करता है, रिसिप्ट अकाउंट में, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड में। तो अब हम चेक करते हैं क्या रिसिप्ट साइड में हमें ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी करंट ईयर में है तो हमें इंटरेस्ट भी करंट ईयर के एंड में मिलेगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी ईयर के एंड में ही बनाया जाता है। तो रिसिप्ट साइड में देखो आपको कहीं पर इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये देखो बैंक इंटरेस्ट। तो कुछ बच्चे यहीं पर ही मिस्टेक कर जाते हैं क्या, कि बेटा ये वाला इंटरेस्ट जो है वो उस वाले इंटरेस्ट से बहुत अलग है, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट के आगे नाम स्पेसिफाई कर रखा है बैंक। ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होगा उसके आगे नाम लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये बैंक का इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो बैंक का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इंटरेस्ट को अर्न तो कर लिया, कमा लिया, लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ। हमने इंटरेस्ट को अर्न कर लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, डेट इज़ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2020 का, और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने अभी निकाल के दिखाया, 2,000 रुपये। एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट होना कंपलसरी है। तो इसका जो दूसरा इफेक्ट है, करंट ईयर की बात कर रहा है, वो करंट ईयर की एडजस्टमेंट है, तो करंट ईयर की ही बैलेंस शीट में ये जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर का इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर की नहीं है। तो करंट ईयर के एसेट में ऊपर 3 लाइनें छोड़ देना, फिर लिख देना एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो हमारा कितना आ गया, वो हमारा आ गया ₹2,000। पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी ख़त्म, क्योंकि पैसा कमा चुके हो, मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए वो एसेट हो जाता है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 2019, ठीक है, 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 2021। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ₹80,000 वर स्टिल इन अरियर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भैया पहले तो फॉर द ईयर एंडेड की बात कर रहा है। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है सिर्फ उसके अंदर करंट ईयर ही शामिल होता है, अगला पिछला कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है ये रही सब्सक्रिप्शन 4 लाख। कह रहा है उसमें प्रीवियस ईयर का 80,000 रुपये मिला हुआ है, माइनस कर देंगे। 40,000 रुपये 2021 का मिला हुआ है यानी कि एडवांस ईयर का, तो वो भी माइनस कर देंगे। और कह रहे हैं करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 80,000, तो उसको क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे। तो और ये तो यही हम करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, तो हमें कैश में जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो है 4 लाख। तो 4 लाख रुपयों के अंदर पहले तो हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो 80,000 रुपये ऐड होते हैं। फिर हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम माइनस करेंगे। और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बच्चों कितना है, 80,000। 80,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया। और लेस करेंगे एडवांस एट द एंड, करंट ईयर का एडवांस जो है वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो कि कितना है 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपये हमने यहाँ पे कर दिया लेस, तो 3,60,000 रुपीज़ जो है वो आ गई हमारी सब्सक्रिप्शन। अब ये था सिंगल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में डाल देते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 80,000, तो हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में डाला। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की बैलेंस शीट में डाल देते हैं 80,000। एक रह गया, डेट इज़ एडवांस। अब आपको जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है वो कौन से ईयर में मिला है, वो मिला है आपको 2020 में, और वो भी कौन से साल के लिए, 2021 के लिए। तो वो करंट ईयर की एडवांस इनकम है। तो बच्चों एडवांस इनकम जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमने काम करने से पहले ही पैसा ले लिया, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गया। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है तो करंट ईयर की लायबिलिटी में जाएगा। कितने रुपये का लिया था, 40,000 रुपयों का। ठीक है, अब हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई। नेक्स्ट कह रहा है रेंट फॉर मार्च 2020 ₹50,000 इज़ अनपेड। अनपेड का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटस्टैंडिंग। तो रेंट कितना है, 60,000 तो कैश में पे किया है, जिसमें करंट ईयर का 5,000 रुपये अभी भी रहता है, हमने पे नहीं किया। तो टू रेंट 60,000 ऑलरेडी था। फिर इसमें हम ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वही सेम एट द एंड 5,000 रुपीज़। टोटल रेंट यानी टोटल जो हमारा खर्चा है रेंट का इस साल करंट ईयर का वो 65 है, कैश और क्रेडिट मिलाकर। और एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट तो होंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर की लायबिलिटी है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 3,000 पेएबल फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के 3,000 रुपये अभी देना बाकी है, तो स्टेशनरी भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट साइड में गिवन होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये में अभी भी हमारे पास जो है 3,000 रुपये हमने अभी तक पे नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000 थी, जिसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये स्टिल ड्यू का मतलब होता है अभी भी बकाया है, बचा है। तो 3,000 रुपये अभी भी देने हैं, तो वो हमारे लिए एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। 18,000 एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट होने चाहिए। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा। तो एंड स्टेशनरी 3,000 रुपये, शॉर्ट फॉर्म्स आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ द कार वॉज 55,000 रुपीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक वैल्यू ऑफ द कार वॉज 55,000 रुपीज़, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, बेटा बुक वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो कार है ये ओपनिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट। बुक वैल्यू का मतलब होता है ओपनिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट, जिसमें अभी तक हमने कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होता। ये बुक वैल्यू का मतलब होता है कि उस एसेट में अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा, वो एक तरह से क्या है, हमारी ओपनिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये करंट ईयर की ओपनिंग वैल्यू है, ठीक है ना। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास, 55, यानी कि हमारे पास जो कार रखी हुई थी वो 55,000 रुपये की रखी हुई थी ईयर के स्टार्टिंग में ही। तो भैया ईयर के स्टार्टिंग में हमने ख़रीदी नहीं है, वो रखी हुई मतलब पहले से ही थी हमारे पास, यानी पिछले साल भी वो कार थी हमारे पास, इस साल भी वो कार 55,000 की ही थी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखना है पेमेंट साइड को।
पेमेंट साइड में साफ साफ लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड कार ₹40,000। बताओ यार, साफ साफ वर्क उसमें समझते हैं, साफ साफ कह रहा है कि भैया हमारे पास रफ़ है, ये रफ़ वर्क है, 55,000 की हमारे पास कार थी, कह रहा उसको हमने बेच दिया 40,000 रुपये में। कितने का नुकसान झेलना पड़ा? 15,000 रुपयों का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ कार, लॉस ऑन सेल ऑफ कार जो है वो हमारे लिए क्या होता है? एक एक्सपेंडिचर। तो उसको कहाँ पे शो करेंगे? एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार, तो उसको हमने 15,000 रुपये को शो किया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि 40,000 की में बेची है तो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ आना चाहिए। नहीं बच्चों, आप जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखो आपके पास जो 55,000 की कार थी उसको आपने 40,000 रुपये में बेचा, आपको 40,000 रुपये मिले, रुपये यानी पैसे। तो पैसे आप कौन से अकाउंट में शो करोगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भैया रिसिप्ट साइड में 40,000 रुपये हमारे पास आए हैं। बट 55,000 की कार को 40,000 रुपये में बेचकर 15,000 का जो आपने लॉस कमाया है, वो लॉस कहाँ पे लिखना है? तो वो लॉस जो होता है वो हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस साइड में। प्रॉफिट होता तो इनकम साइड में आता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी एसेट की वैल्यू आपने नहीं लिखनी है बेटा। वो कोई बैलेंस शीट नहीं है कि आप उसके अंदर एसेट की वैल्यू लिख रहे हो। उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा और नुकसान लिखोगे, यानी बेचने पर कितना फ़ायदा हुआ या फिर कितना नुकसान। कितने में बेची, कितने रुपये मिले, वो नहीं लिखना है। नुकसान कितना हुआ वो लिखना है। तो नुकसान 15,000 हुआ, हमने लिख दिया। अब है तो ये एडजस्टमेंट, डबल इफेक्ट तो होंगे। तो बेटा 55,000 की ये कार थी, तो 55,000 की कार ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में होगी, तो हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में यहाँ पे शो करेंगे इसको। कार कितने रुपए की थी ये हमारे पास? 55,000 रुपीज़। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने डबल कहाँ किया? आपने तो सिंगल इफेक्ट किया, इसका डबल इफेक्ट क्या करोगे आप? आपने तो सिंगल इफेक्ट करके छोड़ दिया। देखो बेटा इसका डबल इफेक्ट होगा, बट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वो नील इफेक्ट है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे शो कर देता हूँ। कार जो प्रीवियस ईयर में थी वही कार हमने करंट ईयर में एंड में आके बेच दी। इसका मतलब हमारे पास करंट ईयर में भी जो कार थी वो 55,000 की थी, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? सोल्ड, यानी कि हमने पूरे 55,000 की कार को बेच दिया। तो हमारे पास अब कोई कार बची ही नहीं। कुछ बच्चे यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमने तो 40 में बेचा, आपने 55 क्यों माइनस किया? अरे भाई 55,000 की एसेट को निकाल दिया 40,000 रुपये में, रुपये 40 मिले हैं, लेकिन एसेट जो गई है वो तो 55 की गई है। तो अब एसेट में बैलेंस शीट के अंदर एसेट 40 की थोड़ा ना कम कर दोगे, फिर तो तुम्हारे पास बच जाएगी एसेट 15,000 की। बची हुई है क्या कोई एसेट? नहीं ना। तो एसेट जो गई है 55,000 की एसेट को हमने बेच दिया, पूरी एसेट ख़त्म कर दी, 40,000 में दे आए, तो 55 की ख़त्म। तो यहाँ पे इफेक्ट हो गया नील। तो इस इफेक्ट को हम शो नहीं करते, ज़ीरो मत करो शो। तो ये दो इफेक्ट इसके हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही था और कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। बाकी इनकम ये बहुत सिंपल है, मैंने सारी पढ़ ली है, इसमें कोई ऐसी इनकम नहीं है जो तुम्हें प्रॉब्लम करे। क्लियर है? तो अब अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 32 देखो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है मॉडर्न हेल्थ क्लब का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपको 2000 काउंटिंग ईयर एंडेड 2019, ठीक है, एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो गई है इनसे। यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, एक सेकेंड इन्होंने क्या किया है, कह रहे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। अच्छा ओके ठीक है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर 19 और बैलेंस शीट भी, यानी करंट ईयर 19 है। ठीक है, मैं 20 सोचा तो मुझे लगा प्रीवियस ईयर ना हो ये। तो ठीक है 19 है। अब हमें इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडजस्टमेंट्स बहुत कम है, बट इसमें एक एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये जूम क्लासेस में मैं लिख देता हूँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। पहली तो बहुत सिंपल है, मैं इसमें से सारे एडजस्टमेंट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों वाली एडजस्टमेंट है, आप कर चुके हो। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडलेस हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बुक्स की पहले तो। अब बुक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो। प्रीवियस ईयर 2018 हमारा प्रीवियस ईयर है। कह रहे प्रीवियस ईयर में जो हमारी बुक्स थी वो थी 12,500 रुपीज़ की। ठीक है, और वो करंट ईयर में कितनी हो गई? बढ़कर 12,500 से बढ़कर हो गई 26,500, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ।
तो 12,500 से बढ़कर 26,500 रुपये हो गई। तो यहाँ पे अब अगर कुछ बच्चे यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट देखें तो इंक्रीमेंट कितने रुपए का है, तो बच्चे कहेंगे सर 14,000 रुपये का इंक्रीमेंट है। इट मीन्स हमने 14,000 रुपये की और एसेट खरीदी है ना। देखते हैं, अगर जब एसेट खरीदी होगी तो वो ऊपर पेमेंट साइड में हमें गिवन होगी। तो हम जब ऊपर पेमेंट साइड में गए तो हमने जब यहाँ पे देखा तो बुक्स 14,000 की ना खरीद के हमने कितने की खरीदी है, 16,000 रुपये की। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चों से गलती हो जाती है। ऐसा कैसे, क्वेश्चन गलत नहीं है। ये देखो 12,500 की हमारी एसेट थी, हमने 16,000 रुपये की एसेट और परचेज़ की। तो हमारी जो 16,000 की जो एसेट हमने है और परचेज़ की, तो ये कितनी हो गई, 28,500। ये हमारी करंट ईयर में बुक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन करंट ईयर में जो बुक्स की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 26,500। तो अगर मैं इसमें से ये 26,500 को माइनस करता हूँ तो जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2,000 रुपये का। बुक हमारे लिए एक डेप्रिशिएबल एसेट है, वो डेप्रिशिएट होती है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि बेटा 28,500 की जो बुक्स थी वो ईयर के एंड में 26,500 की हो चुकी है, 2,000 रुपये रिटर्न ऑफ है उस पर। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये था इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो बुक्स पे क्या लग चुका है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कब आप शो करोगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बस यहाँ पे 31 मार्च 2019 लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना है, ₹2000। क्लियर है, 2,000 रुपये वो है। एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट तो होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट मैंने बना रखी हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे बुक्स 28,500 हुआ था टोटल, 2,000 डेप्रिसिएशन, बुक्स की वैल्यू कितनी है 26,500, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसकी एक और है, अगर ये प्रीवियस ईयर की एसेट है तो बुक्स प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगी 12,500 रुपये की। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% फॉर फुल ईयर। हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दे रखा है 5% फुल ईयर का। अब बेटा यहाँ पे आप ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% फॉर फुल ईयर 9,000। ये लो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दे रखा है तो क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट का होना भी कंपलसरी है। इट मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। देखते हैं पैसा क्या करंट ईयर में इन्वेस्ट किया है, तो वो करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में होगा, पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड हम पढ़ लेते हैं, कहीं पर तुम्हें दिखा इन्वेस्टमेंट, नहीं। यानी कि करंट ईयर में तो हमने फॉर श्योर इन्वेस्टमेंट को परचेज़ नहीं किया। ये पहले प्रीवियस ईयर की हमारे पास है, कोई इन्वेस्टमेंट है जो चलती आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसका अमाउंट नहीं बताया। बताओ यार, हद हो गई। हमें क्वेश्चन के अंदर उसका अमाउंट नहीं बताया, हमें बस ये बताया कि भैया आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको 5% पूरे साल का इंटरेस्ट मिल चुका है। और वो जो 5% इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, 9,000 रुपये। बताओ, हमारी जो इन्वेस्टमेंट पे 9,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 5%। बेटा इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, हमारी जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर 9,000 रुपये इंटरेस्ट है, यानी कि 5%। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट। फिर ध्यान से सुनो, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट। तो यानी कि ये जो 9,000 रुपये है ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ कितना परसेंट है, 5%। क्या हमें पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है, नहीं। अब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट की 100% वैल्यू चाहिए, हाँ। तो ये देखो, ये जो 9% इंटरेस्ट है ये पूरी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, 5%। अब मैंने क्या सिखाया है आप सबको कि बेटा किसी भी चीज़ को 100% बनाना हो उसकी परसेंटेज को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। ये मैथ का रूल है। तो भैया 9,000 अगर ये 5% है हमारी इन्वेस्टमेंट का, तो हम इसको क्या करेंगे, 100/5। कितना करेंगे बच्चों, 100/5। तो हमारी जो एसेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी ₹1,80,000। 1,80,000 रुपये की हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। और इस साल की ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं थी, इसका मतलब ये इस साल नहीं खरीदी, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी, हर साल इंटरेस्ट मिलता हुआ आता था। तो इस बार इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमें नहीं दे रखा, हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकलवाए, किसी भी एसेट का अमाउंट निकलवा सकता है। तो वो मैंने बता दिया, परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर देना, आ जाएगा।
तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हमारी 1,80,000 रुपये। तो पहले तो यहाँ पे आप शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भैया सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो ये है नहीं, तो सिंगल इफेक्ट होगा, हमने यहाँ पे इनकम में शो कर दिया। बट इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट हमने निकाला है वो दो जगह शो होगा, एक तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि बेची तो नहीं है ना, जो प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट थी वो करंट ईयर की है। 1,80,000 रुपये करंट ईयर में भी है और 1,80,000 रुपये प्रीवियस ईयर में भी है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस एक ये रह गया है फर्नीचर। कह रहे फर्नीचर था हमारे पास 6,000 रुपये का बुक वैल्यू। कह रहे 6,000 रुपये के फर्नीचर को हमने 5,000 रुपये में बेच दिया, तो नुकसान कितने का उठाना पड़ा? 1,000 रुपये का नुकसान हमें उठाना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नुकसान कहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपये का, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही लिखा जाता है। बट फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर का मतलब क्या हुआ? डेट इज ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो ओपनिंग वैल्यू का मतलब प्रीवियस ईयर में फर्नीचर कितने का होगा? 6,000 का। करंट ईयर में भी फर्नीचर 6,000 का होगा, लेकिन वो हमने बेच दिया, तो वो वैल्यू क्या हो गई? 0। शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर बस यही कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। बाकी आपको सिर्फ यहाँ से वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, चीटिंग करनी है, ख़त्म। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पीडीएफ में आपको होमवर्क मिल जाएगा, वो भी करिएगा। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने आधे आधे एडजस्टमेंट के करवा दिए, आप इनको आप कंप्लीट भी कर सकते हो। क्लियर है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।